जापान की हिस्ट्री में एक बैंक ऐसा भी लूटा गया जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। लूटने वाला कौन था, लूटी हुई रकम कहां गई, आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। और इस केस को इसलिए जापान की हिस्ट्री का अब तक का अनसॉल्व केस भी कहा जाता है। हुआ कुछ यूं के 10 दिसंबर 1968 की सुबह निप्पॉन ट्रस्ट बैंक की कुकुबंजी ब्रांच के 4 एम्प्लॉइज 300 मिलियन येन लेकर तोशिबा फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। 300 मिलियन येन उस वक्त के हिसाब से 8,17,520 यूएस डॉलर बनते हैं। ये आज के दौर में कितनी बड़ी रकम है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, दिसंबर का महीना था, यानी जापान की हर छोटी बड़ी फैक्ट्री ने बोनसेस देने थे। तोशिबा फैक्ट्री ने भी अपने एम्प्लॉइज को ईयरली बोनस देने के लिए बैंक से इतनी बड़ी रकम मंगवाई थी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी रकम की चोरी है, जरूर लुटेरों का एक बहुत बड़ा गैंग आया होगा, मारधाड़ हुई होगी, मजम्मत हुई होगी और चोर बड़ी मुश्किल से ये रकम लेकर भागा होगा। तो यहाँ आपको बता दूं, ये चोरी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स ने की, वो भी बिना किसी हथियार और खून खराबे के। 300 मिलियन येन के साथ बैंक के 4 एम्प्लॉय तोशिबा फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे। मंजिल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक शख्स जो कि पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस था, ट्रंक का रास्ता रोकता है और जल्दी से बाहर आकर बैंक एम्प्लॉय से कहता है कि बैंक को बम से उड़ा दिया गया है और बैंक मैनेजर के घर पे भी बम धमाका हुआ है जिसमें इसकी जान चली गई। पुलिस के पास खुफिया इत्तला है कि इस गाड़ी के नीचे भी बम फिक्स है जो किसी भी वक्त फट सकता है। ये सुनकर वो चारों एम्प्लॉयज गाड़ी से बाहर निकलकर भाग जाते हैं और दूर खड़े होकर गाड़ी की तरफ देखते हैं। पुलिस वाला गाड़ी के नीचे झांकता है, तभी गाड़ी के नीचे से धुआं भी निकलने लग जाता है। पुलिस वाला चिल्लाता है कि भागो भागो, ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर चारों एम्प्लॉयज और दूर भाग जाते हैं। यहाँ पुलिस वाला मौके का फायदा उठाकर ट्रंक पर चढ़ता है और रकम समेत ट्रंक लेकर फरार हो जाता है। एम्प्लॉयज यही समझते हैं कि शायद वो ट्रंक को किसी महफूज जगह पर ले जा रहा है, मगर किसी को पता नहीं था ये आखिरी बार इसे ऐसे जाते हुए देख रहे हैं। जब उन चारों एम्प्लॉयज से इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो इसलिए भी पुलिस वाले की बातों में आ गए थे क्योंकि इससे पहले भी बैंक मैनेजर को धमकी आमेज खत रिसीव हुआ था जिसमें उसे जान से मार डालने और बैंक को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी थी। मजीद इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ गाड़ी के नीचे से निकलने वाला धुआं जाली पुलिस ऑफिसर ने फ्लेयर की मदद से किया था। स्पोर्ट से मिलने वाली बाइक भी चोरी की थी जिस पर व्हाइट पेंट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन को गुमराह और टाइम वेस्ट करने के लिए भी कुछ सबूत जानबूझकर छोड़ दिए गए थे। बड़े पैमाने पर मुल्क भर में इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई जिसमें 1,70,000 पुलिस ऑफिशियल ने पार्टिसिपेट किया। 7,80,000 मोन्टाज पिक्चर पूरे जापान में लगाई गई। 1,10,000 मशकूक अफराद से पूछगछ की गई। जाए वकवा से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स को डेटा में मौजूद 6 मिलियन फिंगरप्रिंट से मैच करवाया गया, मगर कोई भी मैच ना हो सका। एक पुलिस ऑफिसर के 19 साल बेटे को शक की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन में घसीटा गया। लड़के से ये बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई और उसने पोटेशियम साइनाइड खाकर खुदकुशी कर ली। बादशाह कुछ साबित ना होने पर उसे नॉट गिल्टी भी करार दिया गया। 12 दिसंबर 1969 को 26 साल आदमी को जापान के एक अखबार की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। अगरचा पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, मगर फिर भी अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ जिस दिन ये रोबरी हुई उस दिन ये शख्स पॉकरेट एग्जाम दे रहा था, इसलिए मुमकिन ही नहीं ये वही जाली पुलिस ऑफिसर हो जिसने रोबरी की। 15 नवंबर 1975 को एक लड़के को गिरफ्तार किया गया जिसके पास काफी पैसा था और वो पुलिस को कायल नहीं कर पा रहा था कि इतना पैसा कहां से आया। और रोबरी के वक्त इस लड़के की उम्र महज 18 साल। पुलिस के पास भी कोई खास सबूत नहीं थे कि ये वही लड़का है जिसने चोरी की। आखिरकार चोरी के 7 साल बाद यानी 1975 में पुलिस ने स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के तहत इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी और 1988 में अनाउंस करवाया कि अब उस चोर के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। वो जो कोई भी है सामने आए और सबको बगैर किसी डर और खौफ के अपनी स्टोरी सुनाए, मगर फिर भी कोई सामने नहीं आया। आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि वो शख्स कौन था, लूटी हुई रकम कहां गई, और यूं ये बन गई जापान की हिस्ट्री का अब तक का अनसॉल्व केस।